तो चलिए, आपने कितना सीखा है बढ़िया से। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम रिवीजन करेंगे थ्रू द क्वेश्चन, यानी कि टेस्ट योर नॉलेज। अब आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करो कि आपने सीखा भी है ठीक से या नहीं सीखा है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ रेसिस्टर। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो हीट प्रोड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होगा उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन ए कह रहा है टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, बी कह रहा है करंट पासिंग थ्रू द रेसिस्टर, ऑप्शन सी कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, ऑप्शन डी कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। तो चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कैसे, थोड़ा सा समझते हैं। तो जूल्स लॉ क्या बोलता है? वो कहता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ये होता था। एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस कहता था। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम बोलता था। इसी से तो फॉर्मूला बना कि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। सो the voltage is indirectly related to the current through Ohm's law, but it does not directly affect heat produced. तो कहीं पे आप देखिए कि यहाँ पे वोल्टेज कहीं आया डायरेक्टली? नहीं आया ना। इसमें फॉर्मूला में कहीं वोल्टेज डायरेक्ट वे में दिखाई दे रहा है? नहीं। डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है? करंट कनेक्टेड है। डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है? रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। डायरेक्टली टाइम कनेक्टेड है। इन डायरेक्ट वे में वोल्टेज कनेक्टेड है अगर हम ohms लॉ अप्लाई करेंगे तब। ठीक है। सो यही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि बोर्ड है कि कौन सा फैक्टर नहीं होता है, तो वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। सो यहाँ पे मैंने रीजन भी लिख दिया है कि द वोल्टेज इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द करेंट थ्रू ohms law, but it doesn't directly affect the heat produced. Heat depends on current, resistance and time. तो हीट किस पे डिपेंड है? तो भाई आई स्क्वायर पे डिपेंड है, आर पे डिपेंड और टी पे डिपेंड है। यानी कि करंट पे, रेसिस्टेंस पे और टाइम पे डिपेंड है, वोल्टेज पे नहीं है। तो ये फैक्टर पे वो डिपेंड नहीं करता है, बाकी सब पे कर रहा है। तो आई थिंक ये अच्छा से क्लियर कर दिया होगा आपके कॉन्सेप्ट को। चलिए, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेसिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? ऑप्शन ए करंट एंड टाइम, ऑप्शन बी रेसिस्टेंस एंड करंट, ऑप्शन सी स्क्वायर ऑफ करंट एंड टाइम, ऑप्शन डी रेसिस्टेंस एंड टाइम। What is heat produced in a resistor directly proportional to? Which option is correct? ऑप्शन सी। तो चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपने देखा कि H इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करंट है, याद रखिएगा, ना कि करंट है। नोट द पॉइंट कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट नहीं है, बल्कि क्या है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। इस पे आपको फोकस दिलाने के लिए, क्योंकि बच्चे इग्नोर करेंगे, इसलिए यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फार्मूला याद हो रहा होगा बुद्धनी? याद हो रहा है? चलिए ठीक है। सो वी कैन सी दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेसिस्टेंस टाइम द करंट फ्लोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉमनली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस? किस डिवाइस में यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फैन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑप्शन डी सोलर पैनल। ऑप्शन सी। चलिए, बिल्कुल सही है। बाकी आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हीटिंग इफेक्ट को, नहीं तो कितना पंखा जल जाएगा और आप घर छोड़ के भाग जाइएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट हैपन्स टू द फ्यूज वायर
व्हेन एन एक्सेसिव करंट पासिस थ्रू इट, अगर बहुत ज़्यादा करंट आप पास करोगे फ्यूज़ वायर में तो क्या होगा? ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेज इट्स रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी, इट मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, ऑप्शन सी, इट जनरेट्स लाइट, ऑप्शन डी, इट इंक्रीजेज द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। ऑप्शन बी। तो करेक्ट जवाब है, क्योंकि जब करंट ज़्यादा से ज़्यादा जाने लगेगा तो फ्यूज का वायर क्या होएगा? टूट जाएगा, ताकि जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट रह जाए, मतलब अब करंट फ्लो ना करे और जो डिस्टर्बेंस उसको ठीक किया जा सके। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जूल्स लॉ, व्हाट वुड हैपन इफ द करंट इज डबल्ड व्हाइल कीपिंग रेसिस्टेंस कांस्टेंट? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जूल्स लॉ किसको बोलते थे? आपको याद होगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को बोलते थे। अब इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द करंट इज डबल्ड। अब हम करंट को डबल कर देंगे, करंट को क्या करेंगे? डबल कर देंगे, और रेसिस्टेंस को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रहने देंगे। तो क्या होगा? द हीट प्रोड्यूस्ड वुड स्टे द सेम। बी कह रहा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड वुड बी हाफ्ड। ऑप्शन सी कह रहा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड वुड बी डबल्ड। ऑप्शन डी कह रहा है द हीट प्रोड्यूस्ड वुड बी क्वाड्रप्ट। क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन सी। ओके, अब देखिए ये बहुत अच्छे से क्लियर करेगा आपके कॉन्सेप्ट को, कहाँ चूक हो गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, हीट इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। अब क्या कह रहा है ये कि ये सबको हम छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब हम करंट क्या कर दे रहे हैं? करंट को डबल कर दे रहे हैं। करंट को क्या करेंगे? डबल करेंगे। तो करंट को अगर हम डबल कर देते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए पहले करंट आई था, अब 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करंट का डबल अगर हम करते हैं तो पावर तो इसको कन्वर्ट करेगा, क्या हो जाएगा? क्वाड्रप्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब ये क्या हो गया? 4 गुना होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। सो यही बात है, यहाँ स्क्वायर पे फोकस करना है, ठीक है। वो डबल ही नहीं होगा बल्कि और भी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर 4 होगा तो 4 का डबल क्या होता है? 8 होता है ना, लेकिन अगर स्क्वायर लग गया है तो क्या हो जाएगा? 16 डायरेक्ट हो जाएगा। ये ज़्यादा पॉइंट क्लियर कर दिया होगा, 2 का एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर ये कर दिया होगा। अब जैसे मान लीजिए 3 अगर हम रखते हैं करंट, ठीक है, 3 रखते हैं तो इसका डबल क्या होगा? 6, लेकिन ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या में कन्वर्ट होगा? 9 में। समझ में आया बात? तो इसी में ये एक चीज़ कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, H is equal to I square RT, heat is directly proportional to the square of the current. If the current is double, the heat produced will increase by a factor of 4. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को करते हैं, मतलब असर्शन रीजन बेस पे क्वेश्चन करते हैं, ताकि बच्चों को डर ना लगे और एग्जामिनेशन में अच्छी परफॉर्मेंस आपकी हो सके। तो चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है असर्शन रीजन बेसिस पे। द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। रीजन है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ द हीट जनरेटेड in a resistor is given by H is equal to I square into R into T, where I is the current, R is the resistance and T is the time for which the current flows. अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? A, B, C, D, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आपको मालूम है कि असर्शन जो है ये ट्रू है और रीज़न भी इसका सही है। तो ए वाले में बोथ असर्शन और रीज़न आर करेक्ट है, सो ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड
in appliances like electric irons and toaster. रीज़न कहता है कि in these devices the electrical energy is entirely converted into heat to perform useful work such as cooking or ironing. Which option is correct? A, B, C, D. ऑप्शन ए। तो ये भी आपका करेक्ट जवाब है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द फ्यूज वायर इन अ सर्किट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस by stopping high currents from damaging them. रीजन कह रहा है कि when the current exceeds the rated value, the fuse wire melts due to excessive heating, breaking the circuit. Which option is correct? A, B, C, D. ऑप्शन ए। तो ये भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे की तरफ लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट जनरेट्स light due to heating effect of electric current. रीजन कहता है कि the filament is made of tungsten which has a high melting point and can withstand the high temperature required to emit light. Which option is correct? A, B, C, D. ऑप्शन ए। तो ये भी आपका करेक्ट जवाब है। चलिए हम अब लोग आते हैं लास्ट वाले में। Heat generated by electric current is independent of the time for which the current flows through a resistor. रीजन पार्ट कहता है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ड्यूरिंग विच द करंट फ्लोज. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी, सी, डी. ऑप्शन ए। खा गए ना मार आप। चलिए रीज़न देखते हैं। पहला चीज़ कि हीट जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, ये कह रहा है कि इनडिपेंडेंट होता है टाइम पे। तो ऐसा कहाँ होता है? हीट इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हुआ करता है। मतलब कि हीटिंग इफेक्ट टाइम पे डिपेंड करता है, जबकि ये क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट है। भाई कैसे स्वतंत्र हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे फ्लॉप हो गया, ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट इस जगह पे। फिर अगला स्टेटमेंट कह रहा है, रीजन क्या बता रहा है? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ड्यूरिंग विच द करंट फ्लोज. तो ये कह रहा है कि करंट जो होता है ये स्क्वायर ऑफ द करंट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये भी कह रहा है कि जो हीट इफेक्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम भी है। तो ये बात तो है, क्योंकि ये बात तो हम लोग पढ़ा था। तो ये वाला क्या है? ट्रू है। ठीक है, ये वाला ट्रू है। तो आर इज करेक्ट बट ए इज फॉल्स। सो ये कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है। तो लगातार ए आ रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि बस आंख बंद करके झंडा बोल देना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हम लोग। अब देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट, ये आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेसिस पे क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जो बोर्ड लेवल की क्वेश्चंस है इस पैटर्न पे सेट होती हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने बनाया है। अभी हम लोगों ने 2 फेज़ का क्वेश्चन क्लियर कर लिया, अभी तीसरे फेज़ का क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखना है कि आपने इस लेवल पे आप पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेसिस्टर व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू इट. जल्दी बताएं। H is equal to I square into R into T. तो आपको मालूम है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये एक नंबर सिर्फ रिमेंबर बेसिस पे क्वेश्चन था, तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, हाउ डज द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेसिस्टर डिपेंड ऑन द करंट एंड रेसिस्टेंस. हाउ डज द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेसिस्टर डिपेंड ऑन करंट एंड रेसिस्टेंस. जल्दी बताएं इसका क्या जवाब होगा. टाइम, रेसिस्टेंस और करंट पे। तो हाउ कैसे डिपेंड होते हैं ये? क्योंकि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जी,
तो आपको बताना है कि हीट जो है हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, एक तो ये पूछा था, तो इसका जवाब हो गया, और हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस, ठीक है, तो ये आपको बताना था दोनों का दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ डिज़ाइंड to operate at a current of 5 ampere for 2 hours with a resistance of 10 ohms, how much heat will be generated? आपको कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, जिसमें हम इतना करंट फ्लो करवा रहे हैं 2 घंटे के लिए, और उसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, तो बताइए हीट कितना जनरेट होगा। तो जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताइए। 500। सो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट का, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। अब इसमें देख लीजिए हमारे पास करंट कितना है 5 एम्पेयर, तो 5 का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर 10 क्या है, आर का वैल्यू है, तो ये हमने पुट कर दिया। टाइम कितना प्रोवाइड कर रहे थे 2 आवर्स, तो 2 को हम लोग कर दिए, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली तो हम लोगों का 250 जूल आएगा। कितना आएगा? 250 जूल। तो याद रखिएगा कि हीटिंग इफेक्ट जो है इसका ऐसा जूल में, एनर्जी किस में होता है? जूल में हुआ करता है। तो चलिए ये पॉइंट क्लियर कर दिया होगा, ये फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए यहाँ पे था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके पास है, वाई डज अ फ्यूज मेल्ट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट एंड व्हाट हैपन्स एज अ रिजल्ट? अब इसको आप कॉपी में लिखिए और इसका जवाब दीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 250 जूल्स नहीं होगा, बल्कि कैलकुलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो ये होगा 25 दूनी 50, 50 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 होगा मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, और यहाँ पे 10 यानी 500 जूल होगा। तो ये थोड़ा सा एरर है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फ्यूज मेल्ट्स बिकॉज एक्सेसिव करंट जब इसको मिलता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, किसका? फ्यूज़ वायर का। और ऐसा जब होने लगेगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को एक्सीड कर जाएगा तो वायर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट सर्किट इज ब्रोकन। तो प्रिवेंटिंग फर्दर डैमेज टू इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस, और जो भी उससे रिलेटेड डैमेज होने वाला है उसको वो रोक देता है। तो बेसिकली आपसे यही पूछा गया था कि वाई डज फ्यूज मेल्ट व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, क्योंकि एक्चुअली आप इसमें बता सकते हैं कि जैसे करंट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा और एक इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, उस मेल्टिंग पॉइंट को जैसे ही पार करेगा वायर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो यही इसका मेन रीज़न था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ़ अ सर्किट हैज़ अ हाई रेसिस्टेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट is constant, what would be the impact on the heat produced compared to a circuit with lower resistance? तो इसका जवाब क्या होगा बताएं। सो चलिए इसका आंसर जो होगा कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट विद हायर रेसिस्टेंस विल बी ग्रेटर। अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट इफेक्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस होगा। तो अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगा? बढ़ेगा, बिकॉज हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। तो ये पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। चलिए अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, तो मैं अभी वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका सेकेंड लेयर कंप्लीट होगा, ये पार्ट 2 में चला जाएगा। पार्ट 3 के लिए हम थोड़ा सा और करेंगे, ताकि एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स लेंगे और इंडेक्स्ड क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए आपको मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।